नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार के पाठ्यक्रम में से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु एवं महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें भारतीय राजनीति का उदारवादी नेतृत्व कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। उनके राजनीतिक चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले न केवल इतिहास बल्कि अर्थशास्त्र और राजनीति के भी प्रकांड पंडित थे। उन्होंने वर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बड़ी निष्ठा के साथ अध्ययन कर कंठस्थ कर लिया था। वे वर्क की तरह ही बुद्धि संगत प्रगति में विश्वास रखते थे। उनमें उत्तरदायित्व की भावना गहरे से विद्यमान थी। अपनी इसी भावना के कारण उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखा। वे महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। गोखले के रूप में रानाडे को एक महान शिष्य मिला। गोखले ने रानाडे से एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण प्राप्त किया। उन पर फिरोज शाह मेहता का बहुत अधिक प्रभाव था और उनका घनिष्ठ संपर्क फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के प्रिंसिपल सलवाई से भी था और एक अंग्रेज विद्वान सर विलियम वेडरवन से भी उनके घनिष्ठ संपर्क रहे थे। श्री गोखले यथार्थवादी तथा व्यवहारिक बुद्धि के धनी थे। वे आदर्शवादिता से दूर रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। वह रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने संवैधानिक विकास का मार्ग अपनाकर शने शने राजनीतिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। श्री गोखले के राजनीतिक विचारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। श्री गोखले की शिक्षा दीक्षा ने उन्हें अंग्रेजों के प्रति उदारवाद की भावना से भर दिया। उन्हें अंग्रेजी जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। वह भी दादा भाई नौरोजी की तरह अंग्रेजों से यह आशा रखते थे कि उनमें एक नई तरह की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय होगा। वह भारतीय जनता को अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति का संदेश देते थे। अंग्रेजों के प्रति उदारता और न्यायप्रियता जगाने के लिए उन्होंने 1902 में एक बजट भाषण में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों के सम्मान के समक्ष अन्य बातों को गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। लेकिन अंग्रेजों के प्रति उनकी यह भक्ति, आस्था, विश्वास 1909 के भारत शासन अधिनियम की व्यवस्था और इसकी क्रियान्विति के स्वरूप को देखकर जीवन के अंतिम वर्षों में कमज़ोर होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। ब्रिटिश साम्राज्य को ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग श्री गोखले मानते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को बहुत लाभ पहुंचाए, जैसे पूरे देश में शांति और व्यवस्था कायम की, पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था हमें दी। अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को वे भारतीयों के लिए एक वरदान ही मानते थे, क्योंकि इसके माध्यम से ही उनका मानना था कि भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उन्होंने ऐसा माना कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों से संपर्क बनाए रखेंगे तो उनकी बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी और उनमें भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। पूना के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं
इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। नेक्स्ट है संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास। गोखले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। वे उग्रवादी नेतृत्व के खिलाफ थे। श्री देवगिरीकर के शब्दों में शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग अपनाया। उनका प्रयास यह था कि तथ्यों और तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाए और समझा बुझाकर उन लोगों के विचार बदले जाएं जिनका कि कुछ महत्व है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। इलाहाबाद में उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि संवैधानिक साधनों से मेरा अभिप्राय शांतिपूर्ण साधनों से है। नेक्स्ट है स्वशासन की धारणा। श्री गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के कारण प्रशासन में जो दोष पैदा हो गए हैं उन सभी दोषों का समाधान केवल और केवल स्वशासन के माध्यम से ही हो सकता है। सुशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना। इलाहाबाद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी कि अन्य लोगों की अपने देश में है। उनका लक्ष्य अधिराज्य की स्थिति को प्राप्त करना था। भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य जहाँ पूर्ण स्वशासन, जहाँ अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तात्कालिक नहीं। नेक्स्ट है सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। गोखले भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के केंद्रीकरण की नीति को छोड़कर सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीतियां अपनाए। उनकी मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक दुविधाओं को बढ़ाता है। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर कलेक्टरों की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए। होम हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के सुझाव प्रस्तुत किए। सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायतें हों जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो तथा शिखर स्तर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तात्कालिक मांगे। श्री गोखले ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए शीघ्र ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने अपने बजट भाषण में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना की और सरकार के सामने सुझाव प्रस्तुत किए कि सरकार को जन कल्याण पर अधिक खर्च करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटानी चाहिए, सैनिक व्यय को कम करना चाहिए, प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। गोखले ने नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की, क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीब जनता पर पड़ता है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। श्री गोखले ने देश की सभी जातियों, धर्मों, संप्रदायों के लोगों के बीच एकता को अति आवश्यक माना। हिंदू मुसलमान एकता को सबसे जरूरी मानते थे। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान धर्म
के लिए दो अलग अलग जातियां और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर टिकी हुई होनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को ऐसी सभी स्थितियों से अलग रखा जिससे इन दो जातियों में कटुता पैदा होने की आशंका हो। इसी आधार पर उन्होंने तिलक के गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके द्वारा स्थापित भारत सेवक संघ का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य था वह राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना ही था। नेक्स्ट है स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं। श्री गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। यह श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है, उनमें स्वदेशी का स्थान महत्वपूर्ण है। उनकी दृष्टि में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन एक नकारात्मक तथा उग्र आंदोलन था जिसके परिणाम संदिग्ध थे। नेक्स्ट है राजनीति का आध्यात्मिकीकरण। गोखले ने राजनीति में नैतिकता तथा उच्च आदर्शों की बात कही। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए। उन्होंने साध्य तथा साधनों की पवित्रता पर अधिक जोर दिया। उनका विश्वास था कि राजनीति जन सेवा का एक साधन तभी बन सकती है जब उसका आध्यात्मिकीकरण हो, अर्थात राजनीति नैतिकता पर आधारित हो। चारित्रिक विकास और नैतिक राजनीति के बिना स्वशासन हमारे देश में सार्वजनिक रोगों का उपचार नहीं कर सकता। उनके द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज का संभवतः सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबंधित करना ही था। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं को आम लोगों के द्वारा आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ समझा जाता है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है और श्री गोखले के संबंध में तो ऐसी किसी बात की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देश के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, त्याग, बलिदान, लगन और अनथक परिश्रम राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य किसी नेता से वे पीछे नहीं थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में, बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया और विविध रूपों में देश की अपरिमित सेवा की। धन्यवाद।